श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टानमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं भजम्यहं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् तस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोधानन्दं च कल्याणम् अच्युतानन्दमात्मजं सच्चिदानन्दमात्मजं निर्मलानन्दगुरुं। नमस्ते। आज हम एपिलेप्सी एंड इट्स मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा इसके बारे में एक सेमिनार नहीं कह सकते, क्योंकि एपिलेप्सी जैसा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये हम 1 या 2 घंटे में कंप्लीट उसका हर व्यू एंड एस्पेक्ट बोलना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे कि जितना हम उसको कर सकें। जो भी आपको ये जो क्लासेस या ऑडियो के रूप में जो भेजेंगे, इसमें जो भी मिस्टेक्स आप आगे जब आप इस बारे में पढ़ेंगे या प्रैक्टिकली करेंगे, कहीं पे भी इसको थ्योरी में या प्रैक्टिकल में कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी गलत या कुछ गलती निकल जाता है या कुछ ऐसा लगता है कि जो स्टेटमेंट मैंने बोला है वो रॉन्ग है, वो सिर्फ मेरा गलत है, वो मेरा गुरु परंपरा का या मेरा गुरु लोगों का गलत नहीं है। जिस चीज़ मैंने समझ गया वो चीज़ का गलत है। जो भी आपको आगे जाके फ़ायदा मिल जाते हैं या एक इसमें ये जो छोटी सी एक एक्सपीरियंस शेयर करने से अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिल जाता है, तो वो सिर्फ वो बिल्कुल मेरा एक कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सिर्फ मेरा गुरु परंपरा की वजह से है। अब बस मार या एपिलेप्सी ये ना मॉडर्न मेडिसिन में ना आयुर्वेद मेडिसिन में, दोनों में इतना एक इसी डिसीज़ नहीं है, पहले भी और अभी भी। अबस्मार कोई भी शास्त्र का हाथ में आया नहीं है। ये एक चीज़ हम दिमाग में रख के हम इस चीज़ को रखना है। और सुश्रुत आचार्य ने ऑलरेडी हमको बताया भी है, एकम शास्त्रमधीयाना न विद्यात् शास्त्र निश्चयम् तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीय चिकित्सकः अन्यशास्त्रोपपन्नानां छार्थानि होम निदान मर्धवशातेष्वं तदुपेक्ष्य च एव व्याख्यानमनुश्रोतव्यं कस्माद् न ह्येकस्मिन् शस्त्रे शक्यः सर्वशास्त्राणामवरोधः कर्तुम्। जो भी हम एक शास्त्र को मास्टर करना है तो केवल एक शास्त्र पढ़ने से नहीं होंगे। जितना शास्त्र अलग अलग साइंसेस पढ़ सकते हैं वो सारे एक फिजिशियन पढ़ना है, फिर हम उसके लिए सोचना है। और ये ज़रूर हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक श्लोक के मुताबिक हम मॉडर्न मेडिसिन में आज का समय में एपिलेप्सी को उन्होंने किस नज़र पे देखते हैं, वो क्या थियरी के अनुसार उसको ठीक करते हैं, और वो थियरी और हमारे जो प्राचीन आयुर्वेद और ग्रंथों में एपिलेप्सी को जो बताया गया है उसको कैसे कोरिलेट करेंगे और इसको हम कैसे एक चिकित्सा सिद्धांत बनाएंगे आज का एक समय के अनुसार। तो ये एक एक्सप्लेन करने का एक छोटी सी कोशिश है ये हमारा ऑडियो में।
अपस्मारयति स्मरणं विलोपयति अवगतः स्मारः स्मरणं यदो वा। स्मारयति, ये स्मरण चले जाते हैं, ये स्मरण जो चले जाते हैं, ये जो मेमोरी, ये जो चले जाते हैं, ये एक सिचुएशन के लिए अपस्मारना या इस शब्द बताया है। ये जो स्मरण जाने का या जो मेमोरी नहीं होने का, यह एक बहुत बड़ा गहरी एक लक्षण है। मूर्छायम संन्यासम, अवतंत्रकम, अवदानकम, आक्षेपकम, इस तरह का अलग डिसीज में भी इस तरह का सिचुएशन आ सकता है, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे उसको क्या डिफरेंट है। जैसा करणायतनेषु ग्रह बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च निविशन्ते यथा दोषास्तथा मूर्छन्ति जन्तवः करणं मनः तस्य आयतनेषु मनोवः स्रोतसु। ये सुश्रुतम उत्तर स्थान में किसी भी कंडीशन में अगर दोष व्याप्ति के वजह से या कुछ और वजह से अगर किसी का स्मृति चले जाते हैं तो वहाँ पे हम अपस्मार बोल सकते हैं। लेकिन सह्य स्मृति भीमलसा चेष्टा संयुक्त स्मृत अभायो या उत्कड़ः, ये आरोग्य कल्पद्रुम में उसको थोड़ा सा और उसको एलैबोरेट किया है ये हमारा सुश्रुत का उत्तर स्थान को। मतलब भीमत्स चेष्टा, ये भीमल्स चेष्टा जो हमारा अपस्मार का जो चेष्टा उसमें विवरणन किया है, तो ये चेष्टा के बिना स्मृति अपाय होने से उसको अपस्मार नहीं कह सकता। ये एक विशेष लक्षण अपस्मार में दिया है, भीमल्स चेष्टा। आज के समय में जब एपिलेप्सी नाम से जो उन्होंने बहुत सारा जो सिचुएशंस को जो कोरिलेट किया है और हमने किए हैं, तो कभी भी हम जब आगे उसको देखेंगे ये एक विशेष होने से ही उसको आयुर्वेद में अपस्मार बोल सकते हैं। मैंने एक 5 साल पहले केरला में एक बार एपिलेप्सी का एक सेमिनार कंडक्ट लिया था। उस समय जो एपिलेप्सी के लिए जो मेरा थियोरी, वेदर इट इज़ आयुर्वेद और वेदर इट इज़ मॉडर्न, मैंने उसको जो कोरिलेट करने का तरीका और आज इसका जो करने का तरीका काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो परीक्षके ही बहुविधं परीक्ष्य हेतु विधि साधयत्वा साधिते निर्णयः स सिद्धान्तः। इस एक नियम का अनुसार हम उसको अपडेट करते रहना चाहिए, उसको हमने एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और नया नया थियोरीज बनाने का कोशिश करना चाहिए। एक चाइल्डहुड एपिलेप्सी जब एक आयुर्वेद वैद्य या एक डॉक्टर के सामने आएंगे तो उनका मन में जो ज़रूर कुछ चीज़ें आना है और कुछ चीज़ें उसको दिमाग में रखना है कि उसको ट्रीटमेंट करने से पहले वो क्या क्या होना चाहिए और हम उसको किस नज़र पे उसको हम अभी एक मॉडर्न इस थ्योरी और मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ हम उसको कोरिलेट करें। जब ये हम नॉर्मली पिछले बार हमने CKD के लिए, क्रोनिक किडनी डिसीज़ के लिए सेमिनार लिया था या कोई भी और सब्जेक्ट के लिए करेंगे, तो इसमें अपस्मार, उन्माद, इस तरह का जब सेमिनार रखते समय या इसका क्लास रखते समय एक दिक्कत ये है कि ना जो क्लास लेने वाले ठीक ठाक से समझा पाते हैं और सुनने वालों ठीक ठाक से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जो साइकेट्री और न्यूरो साइकोलॉजी में वगैरह ऐसे ही प्रॉब्लम, चाहे वो मॉडर्न में हो या आयुर्वेद में हो, ऐसे एक दिक्कत आती है क्योंकि हद तक समझ आता है। एक हद के बाद जब हम साइकेट्री के बारे में बताते हैं, मानसिक रोग के बारे में बताते हैं, तो हमको फिर सारा गुम हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है।
इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि जितना उसको सरल भाषा में हर किसी को समझने लायक उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए कोशिश किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा। केरला में और अन्य राज्यों में, केरला इंडिया का, अपस्मार चिकित्सा बहुत सक्सेसफुली ट्रीट करने वाला बहुत सारे पुराने वैद्य है, डॉक्टर्स है, काफ़ी लोग हैं। कुछ लोग कुछ सिंगल मेडिसिन थेरापी, कुछ सिंगल मेडिसिन उनका जो पारंपरिक या फिर वो उसमें देते हैं, और अपस्मार कोई किसी भी प्रकार का एपिलेप्सी हो वो ठीक भी हो जाते हैं। यहाँ सब मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है कि अगर हम उसको उसका चिकित्सा सिद्धांत पूछेंगे, उसका एक थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे उनको एक थ्योरी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हमेशा। अगर उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ वो आया है और मैंने दिया है, क्योंकि शायद हो गया है कि उनको वो आयुर्वेद का नॉलेज कम होता है। वो एक पारंपरिक रूप में जैसा उनका फादर या ग्रैंडफादर या उसका कोई इस फील्ड में हो गए उन्होंने कुछ उनको दिया होगा, तो इस तरह का चीज़ होती थी। इसलिए इसको एक थियरी नहीं बनाया तो हम उसको शास्त्र बोल नहीं सकते। कुछ आयुर्वेद वैद्य या डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये जो अपस्मार एपिलेप्सी वगैरह है, स्पेशली जो आज का समय में जो हो रहा है, ये आयुर्वेद के एक बस की बात नहीं है, क्योंकि दुष्चिकित्सो अपस्मार चिरगारी कृदास्पद, ये हमारा आचार्य ने ही बताया है कि ये बहुत दिक्कत वाला काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आचार्य ने ये नहीं बताया कि ये असाध्य है, असाध्य नहीं बताया है। और अपस्मार को हम ट्रीटमेंट करते समय, उसका निदान प्रागरूप संप्राप्ति वगैरह देखते समय, यहाँ पे हम एक क्रिटिक एनालाइज करना ज़रूरी है। मैं ये कभी नहीं मानता हूँ कि हर चीज़ आचार्य का जो वैसे के वैसे ही लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम क्रिटिक एनालाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ साइंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ अपस्मार का केस में नहीं है, किसी भी केस का हो, प्रेडिक्ट करना। आपके सामने एक पेशेंट आया, वो पेशेंट को हम उस पर्टिकुलर केस में, पर्टिकुलर डिसीज में, वो पर्टिकुलर पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, ये अगर हम पेशेंट को पहले ही अगर बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो हमारा एक बहुत बड़ा सक्सेस होते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ साइंस। क्योंकि पेशेंट को आपका ऊपर एक फेथ आ जाता है। तो जैसा हम यहाँ पे पैरालिसिस पेशेंट्स, हमारा हॉस्पिटल में काफ़ी पैरालिसिस पेशेंट्स आते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट या ड्यू टू ब्रेन हेमरेज, जिस तरह अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, छोटे छोटे 20-22 साल से लेके बड़े बड़े लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे आईपीडी में या पंचकर्मा करते हैं, कुछ पेशेंट को मेडिसिन लिखते हैं, तो जो पेशेंट हमारा सामने बैठते समय हम उसको ज़रूर ये बोलते हैं, देखिए ये आपका जो केस है पैरालिसिस, इसमें हम यहाँ तक कर सकते हैं, आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा, आपको हम अगर पूरा पेशेंट अगर बिल्कुल देयर इज़ नो सेंसेशन और बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं, और हमने उसको पूरा निदान और लक्षण और हम उसको एग्जामिन करने के बाद हमको लगते हैं कि हम सिर्फ उसको खड़ा कर सकते हैं, या सिर्फ उसको उनको जो बिस्तर जो लेटे हुए पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट जमा करके उसको हमने एक बाइटनर लेग बना सकते, हम उसको पहले प्रेडिक्ट करेंगे इतना कर सकते हैं। या पेशेंट को बोलेंगे ठीक है, ये तो आपको पूरी तरह से हम आपको चला के दिखाएंगे, या आप चलने शुरू करेंगे। कुछ पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आपका पंचकर्मा का ज़रूरत ही नहीं है, आपको हम मेडिसिन से ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इस तरह का कोई भी डिसीज़ हो, वहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी डिसीज़ को हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम आयुर्वेद के द्वारा, अपना नॉलेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, या अगर हम पेशेंट को प्रेडिक्ट करेंगे तो पेशेंट को आपके प्रति फेथ बढ़ जाएगा।
एपिलेप्सी में ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पेशेंट को वो चीज़ समझ सकें और अपना लिमिटेशन समझ सकें, अपना पॉजिटिव साइड समझ सकें, और आपको पेशेंट को बोल पाएँ कि हम क्या कर सकते हैं। ऑन द सैक्रेड डिसीज नाम से एक बहुत पुराना ग्रंथ है। दिस इज द फर्स्ट बुक विच इज रिटन फॉर द एपिलेप्सी। 400 BC में है शायद ये जो लिखी हुई है, हिपोक्रेट्स का एक मॉडर्न मेडिसिन का एक फर्स्ट बुक है। इसमें लिखी हुई है इट वाज ए कंटेजियस डिसीज। मतलब मॉडर्न मेडिसिन में 400 BC में जो आया वो जो एक अबस्मार का जो फर्स्ट बुक है उसमें बोल इट वाज ए कंटेजियस डिसीज। मतलब अबस्मार को उन्होंने एक स्प्रेड होने वाला एक जैसा कुष्ठ रोग है, इस तरह का डिसीज का अंडर आया था। और उस समय जैसा कुष्ठ रोगियों को जैसा जो हमारे पूरा समाज अकेला कर देते हैं या उनको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, इस तरह का अबस्मार रोगी को भी ऐसा ही करते थे, उनको गांव से भेज देते थे। इस तरह की चीज़ें भी होते थे पहले। और ये इंडिया का बात नहीं कर रहा, बाहर की बात। लेकिन आयुर्वेद में अबस्मार का समय, आज का ये जो मॉडर्न साइंस कहाँ तक आया है, और अबस्मार में उससे पहले काफ़ी पहले से ही ये बोल चुके हैं अबस्मा कैसा है। जो टोटल अबस्मार निदान को हमको एक 3 कैटेगरीज कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज, ये एक मॉडर्न जो एक आर्चीव्स ऑफ एपिलेप्सी जर्नल का एक आर्टिकल है, उसी हिसाब से ये जो निदान को 3 तरह का कर रहा है। लेकिन इसमें सारा संहिता हमारा सब आते हैं। वो कैसे हम देखते हैं। एक जेनेटिक या बीज दृष्टि, इसमें फैमिलियल ग्रैंड mal एपिलेप्सी और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस and some diseases that along with epilepsy seizures हैं। इस तरह का जो कुछ चीज़ें सारा एक जेनेटिक कैटेगरी में आते हैं। और बीज दृष्टि नाम सुनते ही आप लोगों को पता है आयुर्वेद को वहाँ पे लिमिटेशन ज़रूर होते हैं। सेकेंड एक एनवायरमेंटल मीन्स जैसा कोई पेशेंट या बच्चे आग के पास जाते हैं, आग पर एकदम से देखेंगे तो उसको एपिलेप्सी अटैक आते हैं, या बहुत ऊंची जगह पे जाते समय, या उनको गुस्सा करते समय उनके साथ, या वो रोते वक्त, इस करके एनवायरमेंटल एपिलेप्सी एक सेकंड कैटेगरी है। तीसरा है एपिजेनेटिक आप सुना होगा। एक इट्स एपिजेनेटिक्स एबोव जेनेटिक, मतलब आज हमारा मॉडर्न साइंस यहाँ तक अड़ा है कि आपका जो जीन है वो जीन को भी आपको चेंज कर सकते हैं। वो जीन को चेंज करना मतलब उसका मिनिमम पीरियड बोलते हैं 7 दिन, मतलब 7 दिन में आपको जीन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एक रिदमिक लाइफ है, जैसे आपको एक ही टाइम पे खाना, एक ही टाइम के सोना, एक ही टाइम के वॉशरूम जाना, इस तरह की चीज़ें रेगुलर करने से आपका जीन में चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक 15 दिन लगातार आप कुचाल करते रहेंगे तो मॉडर्न साइंस बोलते हैं कि उसके बाद भी आपको खुजली का एक जीन, उसका अंदर एक जीन रिपेयरिंग होते हैं। एक इस तरह का जो चीज़ें हमारा कुछ ड्रग्स के वजह से, कुछ इस चीज़ें वजह से, इस तरह के एक एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से भी एपिलेप्सी आते हैं। ये जो 3 जो निदान हम टोटल उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस काफ़ी अलग अलग थियरी है जो मॉडर्न साइंस में। इसमें जो मेन जो एक 2 थियरी जो बहुत पॉपुलर है और हम उसको आयुर्वेद के साथ अपना निदान और संप्राप्ति के साथ
जो आजारी लोग हमको बताया है उसके साथ इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। उसका फर्स्ट थियरी है न्यूरोट्रांसमीटर थियरी। न्यूरोट्रांसमीटर आप लोग सुना ही होगा, दो तरह का न्यूरोट्रांसमीटर्स है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक जो नर्व सेल है, एक नर्व सेल का अंदर एक सोडियम पोटासियम कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं। ये कभी -183 आते हैं तो -73 आते हैं, कभी 200 चले जाते हैं। मतलब ये स्टेबल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ये सोडियम पोटासियम कॉम्बिनेशन की जो इलेक्ट्रिसिटी पंप जो आते हैं, अगर ये इसका यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिसिटी एकदम से बढ़ेगा तो कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल होगा नहीं है। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी जो बढ़े हुए इलेक्ट्रिसिटी को बराबर करने के लिए, नीचे करने के लिए, जो कम हुई इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए क्या है कि उसको स्टेबलाइज करने की जो फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर को, इस तरह का जो ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रिसिटी को कम करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर को हम एक्सिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलाइन। और जो कम हुआ न्यूरोट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये है गाबा एक एग्जाम्पल। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को आप आयुर्वेद में 3-4 डिसीज आपको याद आना चाहिए आपका मन में। एक अपतंत्रकम, अपदानकम और कुछ आक्षेपकम और अलग से व्याधि और अपस्मारम। क्यों? क्योंकि गदे वेगे मुहुस्वास्थ्यम मुगुरा स्वास्थ्य मावृदा। जो कफवादी का अपतंत्र, अवधानक, इस तरह का जो डिसीजेस वाद व्याधि में बताए, सिंड्रोम का अंदर बताए, उसमें क्या होते हैं, वात का जो फ्लो है वो वात का फ्लो का अंदर कफ का एक ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। और वो ऑब्स्ट्रक्शन जब सफिशिएंट हो जाते हैं, धीरे 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 वो फ्लो पूरा बंद हो जाते हैं, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। और उस समय डिसीज एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाते हैं। फिर वापस क्या होगा, वाद उसको वायु उसको फोर्स करके जब वो एकदम से खुल जाएंगे वो जो ऑब्स्ट्रक्शन, तो एक वेग आ जाते हैं। उस समय एकदम से तेजी से एक डिसीज बढ़ जाते, एक वेग आ जाते हैं, वो वेग आ जाते हैं। फिर वापस कफ उसको आवरण करके ऑब्स्ट्रक्शन करना शुरू होते हैं। तो ये हमारा अपतंत्रकम, अपदानकम, आक्षेपकम और अपस्मार में सारा ये लक्षण आते हैं। और यही है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर थियरी, मतलब उन्होंने भी यही कह रहे तकरीबन इसी फैशन में ये अपस्मार भी होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर थियरी मतलब ये है। दूसरा है गट ब्रेन एक्सेस थियरी। गट ब्रेन एक्सेस थियरी मतलब आज का जो मॉडर्न साइंस मानते हैं कि गट is the second brain of your body. Stomach is the second brain of your body. और जो GIT ट्रैक्ट का जो बैक्टीरियास है और ये सारा हम बोलते हैं हमारे एक शरीर में, एक अडल्ट का शरीर में तकरीबन 2 kg जर्म्स होते हैं। और ये जो जर्म सारा इन्फेक्टेड है, ये सारा अभी का थियरी नहीं है, बहुत आउटडेटेड थियरी है, 1970s के है। अभी वो ये नहीं कि जम सब आपका जम आपको चाहिए, अगर आप जम आपका शरीर में नहीं है तो आप डिसीज हो जाएगा है। और मॉडर्न साइंस बोलते हैं कि आपका स्टमक में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी इरिटेशन हो, वो आपका चेहरे पे साफ दिखाई देंगे। यानी आपको मन को डिस्टर्ब करेंगे। लाइक डायरिया, पाइल्स या हेमोरॉइड, इस तरह के जो लोगों का हम बोलते हैं ना, इनको लगते हैं पाइल्स है, क्योंकि इस तरह का पेश या आपको 1-2 दिन पेट साफ नहीं हुआ तो भी आपको चेहरे पे साफ साफ वो डिस्टर्बेंस दिखेगा। आरती, अनकंफर्टेबिलिटी, आयुर्वेद में आरती बोलते हैं इसको। आरती एक रस धातु का एक विशेष है। ये रस धातु कहाँ कहाँ पे है आप लोगों को पता ही है। रस धातु और आपका हृदय और मन पे कैसे जुड़े हुए ये भी आप लोगों को पता है। और
ये जो एक कोर्स असिथ्रोमाइसिन अगर कोई बच्चे को आप खिलाएंगे, एक 3 दिन असिथ्रोमाइसिन लिया है कोर्स कंप्लीट, तो मॉडर्न साइंस बोलते हैं कि वो जो 3 दिन में ये जो एक कोर्स अजिथ्रोमाइसिन लेने से जो बैक्टीरिया जो मर गया है उसको रिप्लेस होने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो आप सोच लीजिए, एक एपिलेप्सी बच्चे आपके पास आया और वो ऑलरेडी ये अजिथ्रोमाइसिन जैसे कोई एंटीबायोटिक ले रहे, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट प्राइमरी और ट्रीटमेंट क्या है कि कोई पंचगव्य तो देना नहीं है। वहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है कि आपको ये अजिथ्रोमाइसिन बंद कराना है, क्योंकि ये जो इतना बैक्टीरिया से उसको जाने से ऑटोमेटिकली उसका मेंटल इरिटेशन बढ़ेगा। ये है गट ब्रेन एक्सेस थियरी। हमारा इसमें हमको हमारा रसधातु के साथ हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, और इसके बारे में हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम अभी आगे बात करेंगे। और एक प्राइमरी एपिलेप्सी संप्राप्ति, हम उसको एक प्राइमरी एपिलेप्सी के संप्राप्ति को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन रोल जो धातु होते हैं वो रसधातु हैं। रसधातु मतलब यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, जब हम इंडाइजेशन के लिए जो क्या मेडिसिन देते हैं वो दवाई होना चाहिए एपिलेप्सी के इधर। जो हम अतिसार के लिए देते हैं वो दवाई होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये रसधातु यहाँ पे जो मेन जो धातु होते हैं जो एपिलेप्सी में वो रसधातु है। रसधातु आप लोगों को पता है 3 फॉर्म में 3 जगह पे बैठे हैं। एक तो आभ्यंतर रसधातु जो होते हैं आभ्यंतर रोग मार्ग में, वो है GIT या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो हम सब बोलते ही हैं। दूसरा है बाह्यंतर रोग मार्ग। बाह्यंतर रोग मार्ग में रसधातु कहाँ बैठे हैं? बाह्यंतर रोग मार्ग में रसधातु स्किन में बैठे हैं। स्किन में होते हैं, मतलब जब स्किन का जो लेयर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे रसधातु नहीं, वहाँ पे फिर रक्त धातु और मांस धातु होता है। मतलब अल्सर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे रसधातु नहीं। बाह्यंतर रोग मार्ग में रसधातु मतलब अल्सर नहीं होना चाहिए, तब मतलब श्लेष्मा तुजिस्थितम कुर्या सद्धम श्वेदावभासो, मतलब स्किन टाइटनिंग और स्किन में छोटी छोटी जो वाइट कलर की होना, इस तरह का जो है वो सारा रसधातु विशेष है। और पित्तम त्वजिस्थितम कुर्या विस्फोड़ा, वहाँ पे स्पेशली आचार्य ने बताया है कि इसको अल्सर होते हैं तो वहाँ पे पित्त का हो गया। और मध्यम रोग मार्ग में रसधातु कहाँ पे एक्ट करते? हृदय, है ना, हृदय में। तो रसधातु का जो मेन इंपॉर्टेंट जगह है हृदय, मध्यम रोग मार्ग में। एक अपस्मार रोगी का जो प्राइमरी संप्राप्ति उसको हृदय में होते हैं। यहाँ पे हमने 3 जगह देखना है एक अपस्मार पेशेंट को, क्योंकि रसधातु है तो एक उसको प्राइमरी संप्राप्ति होते हैं हृदय में, तो हृदय, दूसरा GIT, तीसरा स्किन। टोटल 3 अलग अलग टाइप का डिसीज एक रसधातु क्रिएट कर सकते हैं। एक सोमैटिक डिसीज, पक्का सोमैटिक डिसीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि अतिसार, छर्दी, कंप्लीट स्किन डिसीज, ये एक कर सकते हैं रसधातु। दूसरा है साइकोसोमैटिक डिसीज। साइकोसोमैटिक डिसीज मतलब जब हृदय में बैठ के अपना मन और शरीर दोनों को बीमार कर सकते हैं, सत्यावदाम हृदयम। तीसरा है साइकेट्रिक, कंप्लीटली मेंटल डिसीजेस हैं, ये भी, या उन्मादम, ये भी रसधातु कर सकते हैं। और जैसे आपको ये रसधातु का जो हमने GIT में करते हैं, जो आप IBS वाले पेशेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को वगैरह पहले भी बताया, स्ट्रेस होते हैं और उनका जो अनकम्फर्टेबिलिटी और जो ये सब आप लोगों को पता भी है। अभी अपस्मार जो संप्राप्ति है, हम अपस्मार संप्राप्ति अगर हम चरक निदान के अनुसार
चरक निदान स्थान में का अनुसार अगर हम करेंगे तो हम उसको कैसे समझेंगे। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि अपस्मार संप्राप्ति उसको कैसे करेंगे। तो हमने चरक संहिता के चरक आचार्य का अनुसार अपस्मार का संप्राप्ति उसका निदान जो बताए गए हैं, चरकम निदानम रजस्तमोभ्यामुपहत तेजसां उत्प्रांत विषम बहुदोषाणाम समल विकृतोवानित्य सुजीरा, ऐसा करके जो एक बहुत बड़ा श्लोक है। उसमें सबसे लास्ट काम क्रोध भय लोभ मोह हर्ष शोक चिंतो द्वे भगत सहसाभिवृंदी तथा जंतुरा पस्मारदी। इस तरह का एक बहुत बड़ा श्लोक चरक में दिया है। तो इसको आप 3 पार्ट कर सकते हैं कि अपस्मार का निदान, ये हम निदान के अनुसार उसमें जो फर्स्ट जो चरक में बताते हैं रजस्तमोभ्यामुपहत तेजसा। ये रजस्तमोभ्यामुपहत तेजसा मतलब यहाँ पे आचार्य ने रज और तम जो हमारा मनोगुण के कारण बताते हैं, साथ के साथ उपहत तेजसा, ये जो दोनों गुण हैं यहाँ पे आचार्य ने त्रिदोष के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, त्रिदोष के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे रजस तमस मनोगुण के बारे में बताते हैं। आयुर्वेद में ऐसा काफ़ी जगह है जो त्रिदोष सिद्धांत इसे कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट जो फेल होते हैं, ऐसा काफ़ी जगह होते हैं। ऐसा एक जगह है ये भी, क्योंकि यहाँ पे वो त्रिदोष सिद्धांत के साथ अपस्मार को आचार्य बोलते हैं कि इसको हमने केवल दोष देख के चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ यहाँ पे बीच में मनोगुण को, मनोगुण के लिए आपको त्रिदोष सिद्धांत के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक जगह है हमारे कौमारवत्यम गृह चिकित्सा, गृह चिकित्सा कंप्लीट त्रिदोष फेलियर है। वहाँ पे तो त्रिदोष के बारे में बात ही नहीं कर रहे हमारे आचार्य लोग। पंचकर्मा में जैसा ऐसा कुछ जगह है जो त्रिदोष सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं है। तो काफ़ी ऐसा जगह है जो त्रिदोष सिद्धांत, जो वहाँ पे जो त्रिदोष सिद्धांत को रख के उनको जब उसको समर्थन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे मनोगुण हो, पिशाच हो, गंधर्व हो, सबको लेके आते हैं। मतलब तो वहाँ पे वो त्रिदोष सिद्धांत बता नहीं रहे। तो ऐसा एक जगह है, यहाँ पे भी त्रिदोष सिद्धांत नहीं बोल रहे आचार्य ने। और किसी भी प्रकार का अक्यूट डिसीज है, अक्यूट गृह चिकित्सा कौमारवृत्ति आपको पता ही है। आज सुबह एकदम से कुछ तकलीफ आया और दोपहर तक बुखार एकदम से चढ़ गया, रोने लग गया, नेक्स्ट डे बच्चा मर गया। तो इस तरह के जो अक्यूट डिसीज में कहीं पे भी त्रिदोष एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आयुर्वेद। और ये सारा ऐसे अक्यूट डिसीज को सारा पकड़ के एक सिंड्रोम बना दिया, वो है वाद रोग है। वाद रोग इस तरह का एक पूरा सिंड्रोम बना दिया जो पूरा हर किसी चीज़ से आपको वाद रोग 80 प्रकार का उसमें एक त्रिदोष के साथ, क्योंकि अक्यूट होते हैं। और बाकी रक्तपित्त तो अगर अक्यूट नहीं है, वो प्रेजेंटेशन में अक्यूट है लेकिन असल में अक्यूट नहीं है। यहाँ पे जो रजस और तमस, ये त्रिदोष का रिच नहीं है, वहाँ पर इट्स नॉट रिचेबल अकॉर्डिंग टू त्रिदोष सिद्धांत है। और रजस्तमोभ्या उपहत तेजसा, इसका आपको ये समझना है कि ये जो पेशेंट को या जो रोगी को काफ़ी सारा मनोविकृति होते हैं। वो मनोविकृति भी ये नहीं कि उनका जन्म से, उसका पहले से ही उनको हुआ है। और जैसा उसका एक एग्जाम्पल जैसा वो फैमिलियल अगर उनको हो, फैमिली जेनेटिक या फैमिलियल हो, ये वो उपहत तेजस है। या बच्चे जन्म होते ही रोया नहीं हो, वो उपहत तेजस है। क्योंकि रोना किसका गुण है आयुर्वेद के हिसाब से? रोना आत्मा, आपका आत्मा का गुण बताया है। रोना, दूध पीना, ये सब आपका आत्मा का गुण है। तो बच्चे रोया नहीं, ये उपहत तेजस है। कुछ टाइप का जो गयोसिस हो, जेनेटिक हो, क्रोमोसोमल एनोमली या
एक कुछ एम्ब्रियोजेनेसिस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो, या कार्पस कलोमस नहीं आते हैं, इस तरह का जो ब्रेन में जो परमानेंट जो एक लीशन आते हैं, या एक टोटल बॉडी मेटाबॉलिज्म में कुछ परमानेंट डिफेक्ट आते हैं, ये सारा सिचुएशन आचार्यन उस वक्त एक रजस्तमोभ्या उपहत ऐसा ये एक शब्द का अंदर लिख के आया है, ये हम मानना पड़ेगा। एक अपस्मार रोगी के एपिलेप्सी पेशेंट जब हमारे सामने हम क्या क्या इसको स्क्रीन करना चाहिए, और उसका उबह तेजिस का अंडर है वो पेशेंट, उसके लिए आपको देखने के लिए उसका फैमिली हिस्ट्री, पेरीनेटल हिस्ट्री, एंटीनेटल हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, ये सारा आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये सारा लेके इस तरह का कोई उबहद तेजस अगर पेशेंट का इसमें आ रहा है कि नहीं, ये देखना है, ज़रूरी है। दूसरा है जो संप्राप्ति में जो बताते हैं, जो पेशेंट का जन्म करना होने के बाद उन्होंने जो किया हुआ दुष्वृत्ति, दुष्कर्म है, ये आहार विहार, इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने जो करके दोष खुद कोप करके औष्ठ से कोप करके हृदय में आके उसको बैठ के मनो विकार को दूषित करके अपस्मार बना देते हैं, और इंद्रिया स्थान में भी कोप करते हैं। ये है दूसरा एक संप्राप्ति बताते हैं। तीसरा जो संप्राप्ति है वो कंप्लीट साइक्रेटिक फीचर बताते, काम क्रोध मोह, ये जो आपने जो सारा हमने वो जो निदान बताया वो सारा एक साइक्रेटिक फीचर बताते हैं उसमें। तो इस तरह के 3 कैटेगरी आपको ये जो सरक निदान में करना है। पहले एक उबहत तेजस का जो सारा एक अंडर आ गया है, दूसरा पूरा हमारा दोष के अंडर चिकित्सा कर सकते हैं, जो क्योंकि जब पेशेंट जन्म के बाद उनका आहार विहार हेतु या उनका जो दुष्कर्म के वजह से जो ये जो कॉस्ट से ये जो दोष का जो संचरण हृदय का कैसे जाते हैं, वो सब आप लोगों को पता है, जो ट्रैवल कैसे करते हैं, जैसे धातु वगैरह है, ये तो सब आपको पता ही है। तो हृदय में बैठ के इस तरह का जो मनोविकार को या दोष करके जो अपस्मार बना देते हैं, इंद्रिय स्थान को दूषित करके करते हैं। तीसरा जो कंप्लीट साइक्रेटिक फीचर बताते हैं। तो ये आप हमेशा मन पे रखना है। इसमें अगर पहले वाला संप्राप्ति अगर आपको मिल रहा है, अगर ये जो उनका डेवलपमेंटल हिस्ट्री में या फैमिली हिस्ट्री में या पेरीनेटल हिस्ट्री में आपको वो मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ सकता है कि यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जेनेटिक इस तरह का जो इसमें जो आते हैं, तो वहाँ पे हमारा लिमिटेशंस है, बीज दृष्टि इस तरह का इसके जो कैटेगरी में आते हैं। और जो दूसरा, अगर हमको जो फर्स्ट संप्राप्ति हमको कोई भी हिस्ट्री मिल ही नहीं रहे, कहीं से भी हमको वो उसको इस तरह का जो बहुत तेजस या इस तरह का जो हम हिस्ट्री ले रहे थे, कोई डेवलपमेंटल हिस्ट्री में वगैरह भी कुछ भी हमको मिल नहीं रहे, तो आपको पेशेंट को बोल सकते हैं कि ये हम आराम से आपको कम्प्लीटली आपको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो दोष के अनुसार हम उसको सीखा। तो मतलब बहुत तेजस मतलब नॉट क्योरेबल, और दोष स्थान का अकॉर्डिंग जो हो रहा है सेकंड संप्राप्ति इट्स क्योरेबल। उसका हम शोधन शमन जितना सारा दवाइयाँ सारा जो बताया वो सारा यहाँ के लिए बताया है, ठीक है। वो साइकेट्रिक फीचर जो होते हैं, साइकेट्रिक फीचर मतलब हम पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं, मतलब इनको आप डराना नहीं है, आप इसको ज़्यादा दुख देना नहीं है, आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत आ जाएंगे, हैं। तो इस तरह का हम उसको बता सकते हैं। और इसका जो थ्योरी ऑफ दोष धातु इन अपस्मार में जो प्राइमरी दोष है वो वाद कफज है। वाद कफज क्यों हो रहे, मैं आपको थोड़ी पहले भी हमने बताया, गदे वेगे भवे स्वास्थ्य, मतलब जो आवरण करके जो कफ का जो ऑब्स्ट्रक्शन को फिर वाद फोर्स करके जो करते हैं, वेग बनते हैं। इस तरह के जो एपिसोडिकली कुछ भी होते हैं वो सारा वाद कफज होते हैं। और यहाँ पे धातु
जो आचार्य लोगों ने रस धातु बताया है, लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक जोड़ना ये है कि सिर्फ रस धातु को कंसिडर करके आपको अपस्मार चिकित्सा सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको रक्तवाह स्रोतस को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना भी हमने जो एपिलेप्सी का बताया है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारा आयुर्वेद का निदान में कहीं बताया ही नहीं है। वो है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड एपिलेप्सी आते हैं, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब जो पूरा पाँव में वगैरह पूरा जलन होते होते एपिलेप्सी होते हैं पेशेंट को, जैसा ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी वगैरह। और कुछ ऐसा केसेस है जो माउथ अल्सर और इस तरह का जो आते हैं, और एपिलेप्सी के साथ कुछ एपिलेप्सी का तो बटक्स रीजन में जो छोटी छोटी जो दाने आते हैं, और कुछ एडोलसेंस एपिलेप्सी में जो पिंपल्स पूरा चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। इस तरह का जो 4-5 जो एपिलेप्सी का जो टाइप है, ये हमारा आचार्य उनका संप्राप्ति में कहीं बताया नहीं है। लेकिन ये भी नहीं बोल सकते हैं कि कहीं भी नहीं बताया तो है, लेकिन वो निदान में या संप्राप्ति बोलते समय बताया नहीं। हम थोड़ा सा उसको समझना है, वो कैसे है अभी हम देखेंगे। रक्तवाह सोदस कुर्सी जैसा रक्तवाह सोदस के बारे में कहाँ का जैसा पता है, हम उसको देखते हैं। एक जो अष्टांग हृदय में जब पांडुरोग चिकित्सा में स्नेहवान करते समय बताते हैं कि पंचगव्यम कल्याणगम इस तरह का ग्रंथ के बारे में बताए हैं, और वो सारा अपस्मार चिकित्सा में भी यूज़ करने वाला चीज़ है। तो ये जो आप देखते समय आपको थोड़ा सा देखेंगे, पांडु रोग का दवाइयाँ जैसे योगराज चूर्णम, वो तीसरा एग्जाम्पल है। इस तरह का जो पांडु रोग चिकित्सा में जो बताए हुए दवाई एपिलेप्सी में क्यों बता रहे हैं? अगर केवल रस धातु का ही इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे तो वो बताना नहीं चाहिए। और चरक जी ने जो विधिशोणिधीयम अध्याय में रक्त धातु का जो लक्षण बताते समय वहाँ पे भी उन्होंने अपस्मार को वर्णन किया है। और सुशुद्ध जब शारीर सान में हानु और शंखमर प्रदेश में रक्तमोशन, अपस्मार में रक्तमोशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो अपस्मार में रक्तमोशन करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रक्तवाह सोदस है। और जो जितना भी मैंने पहले जो बताया था ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड में भी, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी, और दानेदार होते समय भी होते हैं बटक क्रीज में, ये सारा क्या है, डायरेक्ट आपको रक्तवाह सोदस का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो सिर्फ रस धातु में ये हो ही नहीं सकते। तो वहाँ पे आपको रक्तवाह सोदस को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको क्या क्या आपको ध्यान रखना है, एक पेशेंट को अपस्मार पेशेंट को अगर आप देखते समय पेशेंट का रक्तवाह सोदस, रस धातु, उनका स्किन, अग्नि, GIT और हृदय, ये 5 चीज़ भी छोड़ के आप केवल एक ब्रेन डिसीज समझ के अगर एपिलेप्सी को अगर आप ठीक करने जाएंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये आपको ज़रूरी है। और ये भी नहीं है जैसा पैथिक अपस्मार के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे कामला के बारे में बता रहे हैं। पैथिक अपस्मार आप कामला के बारे में बताते हैं, तो कामला आपको पता है केवल 2 धातुओं से होते हैं, है ना। वो है एक रक्त, दूसरा मज्जा। तो वहाँ पे भी आपको ये प्रूफ कर सकते हैं कि अपस्मार का वहाँ पे रक्तवाह सोदस का इन्वॉल्वमेंट है ही है। अभी हम ये जो मॉडर्न का मुताबिक इसको हम एक 4 कैटेगरीज कर लेते हैं। इसमें हम एक एक कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं वो देखने के लिए। तो फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी अनकंट्रोल्ड बाय एंटी एपिलेप्सी ड्रग। जो ट्रीटमेंट वो उन्होंने वाल्पोरिन वगैरह दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पीरियडिकली उसको एक एपिसोड में एपिलेप्सी आ रहा है। सेकंड, ट्रीटमेंट अलोंग विथ कन्वेंशनल मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट करना।
तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी प्राइमरीली बाय आयुर्वेदा, मतलब वहाँ पे कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद से हम उसको ठीक करते हैं। द फोर्थ वन, ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द आफ्टर इफेक्ट ऑफ एंटी एपिलेप्सी ड्रग। उसका जो फर्स्ट है, जो ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी अनकंट्रोल्ड बाय एईडी या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये कौन सा कैटेगरी में आएगा? ये आएगा अपना रजस्तमोभ्य उपहत तेजसा, ये कैटेगरी में यह है। क्योंकि दवाई इवन वो एलोपैथी हो आयुर्वेद तो कुछ भी आप दवाई दे दो, दवाई देंगे तो भी सीजर्स आने वाला है, नहीं देगा तो भी आने वाला है, ये वो कैटेगरी का है। और दवाई अगर बंद करेंगे, वालपोरिन वगैरह बंद करेंगे तो बहुत भयंकरली बढ़ जाएगा, तो इसलिए बंद भी नहीं कर सकते हैं। बंद कर सकते हैं और लगातार लेने से पूरे ठीक भी नहीं कर पाएंगे, वो उसका एक एपिसोड में वो आते ही रहेंगे। इस तरह का जो चीज़ है। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हमने क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें हम मॉडर्न साइंस का डायग्नोसिस को पूरी तरफ से हम विश्वास में लेना नहीं। हमको एक प्रॉब्लम है, हम मॉडर्न साइंस में क्या डायग्नोस किया बस वही हमारे लिए बहुत है, हम वहाँ पे फिर डायग्नोस नहीं करते। एमआरआई में, सीटी में और एंडोस्कोपी में वहाँ पे उन्होंने जो भी लिखा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होते हैं। लेकिन हम उसको अपना निदान संप्राप्ति के अनुसार उसको डायग्नोस करके देखना चाहिए। ज़रूर एक बार उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी अनकंट्रोल्ड बाय एईडी, यहाँ पे हम ज़रूर वो करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि जो एवीएम और कुछ टाइप का जो ग्लायोमा वगैरह होते हैं, छोटी छोटी जो सिस्ट या नोडुल्स वगैरह जो ब्रेन का अंदर होते हैं, तभी भी इस तरह का एपिलेप्सी के अटैक आते हैं। और वो ज़्यादातर अब क्या है कि हर एक एपिलेप्सी पेशेंट को एमआरआई वगैरह करते ही नहीं है, सीधा एक ईईजी करके फिर वो वालपोरिन स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए आपको एक बार उसको फिर से डायग्नोसिस करके अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे तो वो हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे पहले भी बताया स्मृत्यपायम, मतलब स्मृत्यपायम नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला बसमार वो हो ही नहीं सकते आयुर्वेद का हिसाब से। मॉडर्न थॉट्स में एपिलेप्सी मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल में जो एकदम से जो एक जो थोड़ी देर के लिए एक स्नीज होना, वो सारा एपिलेप्सी का अंडर ही आता है। लेकिन वहाँ पे अगर स्मृत्यपाय नहीं है पेशेंट को, चाहे मॉडर्न साइंस जितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो आपको एपिलेप्सी डायग्नोस करके वो पेशेंट आपके पास आया है और पेशेंट वालपोरिन ले रहे हैं और फिर भी उसको कंट्रोल नहीं हो रहे, फिर भी आप उसको अपस्मारक चिकित्सा देने से पहले ये लक्षण ज़रूर देखना है उसको स्मृत्यपाय है कि नहीं, स्मृत्यपाय का चांस बीभत्स चेष्टा है कि नहीं। तो अगर वो नहीं है तो वहाँ पे आपका दिमाग जाना चाहिए अपतंत्रगम, अपदानगम, आक्षेपगम, क्योंकि जैसा आपको पहले भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह का एक एपिसोड में आते हैं। तो शायद हो सकते हैं कि वहाँ पे आपको उस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे वो चिकित्सा में वो कम हो जाएगा। और ये जितना सारा है वो सारा कफवादज होगा। और वहाँ पे हमने सैंधव, वजह, शंकुपुष्पी, कुष्ठा इत्यादि मेडिसिन को इस्तेमाल करना है और पेशेंट को भी समझाना है कि इस तरह का जो भी लेते समय आते हैं, लेकिन हम उसको जितना हमसे हो सकता है उतना हम उसको एपिसोड को कम करने के लिए कोशिश करना है। दूसरा जो कैटेगरी है ट्रीटमेंट अलोंग विथ कन्वेंशनल मेडिसिन, मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन वालपोरिन वगैरह ले रहे हैं और पेशेंट सोचते हैं कि साथ के साथ थोड़ा सा आयुर्वेद भी हम चला लेंगे, तो इस तरह का जो केसेस भी आएंगे। उसमें नॉर्मली ये जो वालपोरिन, ये कोई और कुछ भी नया टाइप ग्रुप ऑफ ड्रग्स नॉर्मली एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं मॉडर्न में। कोई भी ड्रग्स उसको लोग तो उसका जो डोसेज वो कैसे फिक्स करते हैं कि वो पहले एक ईईजी ले लेंगे और ईईजी में जो वेव्स वगैरह देखेंगे, वो ये देखिए वालपोरिन जैसा कुछ ड्रग्स होना स्टार्ट करेंगे एक मिनिमम डोज में, 0 डोज में स्टार्ट करके उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और बीच बीच में ईईजी लेते रहेंगे।
जब तक ईईजी का जो वेव नॉर्मल आते हैं नहीं है, तब तक ये डोसेज बढ़ाते बढ़ाते वो जो स्टेज में आएंगे, जो ईईजी का वेव नॉर्मल आएंगे, तो उन्होंने डोसेज फिक्स करेंगे, हाँ ये डोसेज उसको चाहिए, फिर वही डोसेज उसको ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। कहीं जो मेरा जो बहुत दोस्त जो न्यूरो मेडिसिन स्पेशलिस्ट वगैरह है, उनको जो बात करते समय कुछ लोग बोलते हैं 3 साल में बंद करेंगे, 5 साल में बंद करेंगे, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि 3 साल में 5 साल में बंद करते हैं। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं कि ये इसको कोई काम करने के लिए कोशिश नहीं करते, चलते रहते। जब बाद में बच्चे का पेरेंट्स आके बोलते हैं ये पहले बहुत अच्छे पढ़ते थे, अभी पढ़ नहीं रहे, उसका मेमोरी लॉस हो रहा है, इसका लर्निंग डिफेक्ट आ रहा है उसी तक से, इस तरह का कंप्लेंट्स जब पेशेंट्स जाके बोलते हैं, तब जाके डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है हम एक बार ईजी लेके देखते हैं, तो या मेडिसिन चेंज करके देते हैं या डोसेज कम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने हमारा मेडिसिन दे के अगर एक 500 मिलीग्राम लेते हैं तो हम उसको धीरे धीरे वो 500 मिलीग्राम का डोसेज हम आयुर्वेद के मेडिसिन के साथ उसको 200 मिलीग्राम को ले सकते हैं। जब एक 8 साल लगातार अगर मेडिसिन लेना है, 10 साल लगाना है, वो हम उसको 1 साल तक मेडिसिन करके उसको मेडिसिन बंद करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने उसको एक मेरा पर्सनल ओपिनियन कि हमने उसको कुछ नहीं करना, डोसेज कम करने का कुछ, हम उसको क्या करना है, हम उसको आयुर्वेद मेडिसिन साथ में लेते हुए हम उसको कभी कभी एक रेगुलर इंटरवल पे उसको वहाँ पे भेजते रहना है डॉक्टर्स के पास। तो वहाँ पे क्या है, उनको बोलना है कि वो पेशेंट को उसको डॉक्टर को प्रेशराइज करने के लिए बोलना है कि आप देखो अभी क्या है, अभी कुछ हो सकता है क्या, डोसेज कम कर सकते हैं या बच्चे कैसे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने वो बोल सकते हैं आयुर्वेद ले रहे हैं तो वो भी बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना है तो वो दोनों प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि उन्होंने बार बार वो उसको देखेंगे और उसका डोसेज कम करते आएंगे और उसका जो कोर्स ड्यूरेशन वगैरह भी उन्होंने उनके हिसाब से उनको उनका मेथड के अनुसार उनको इन्वेस्टिगेट करने दो और वो अब खुद ही उसको कर लेंगे। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त लोग हैं जो मॉडर्न मेडिसिन में, वो उनको आज के समय पता होता है कि हम यहाँ पे भेजे, हमको पता ही होते हैं, वो डायरेक्ट वो उसका कोशिश करते भी है। अभी जो तीसरा जो कैटेगरी है, ट्रीटमेंट प्राइमरीली बाय आयुर्वेदा, सबसे ज़्यादा जो हमको जो खेलने का जो जगह है वो यहाँ पे है, जो हमारा आचार्य लोग वात पित्त कफ त्रिदोष सिद्धांत का अनुसार हमको चिकित्सा करने के लिए जो बताया गया जाए। यहाँ पे हम शोधन शमन दूष्ण तीक्ष्ण द्रव्य के साथ पेशेंट को कम्प्लीटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट प्राइमरीली बाय आयुर्वेदा, यहाँ पे हम उसको वातज पित्तज कफज और सन्निबाधज इस तरह का कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वो सारे श्लोक पढ़ के थोड़ा सा वो बोर नहीं कर रहा हूँ। वातज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को देखना, वातज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। एक आते हैं अचानक acute seizures विदाउट ऑरा। नॉर्मली एपिलेप्सी में क्या होते हैं कि काफ़ी पेशेंट्स को अपना है कि उसको 1 2 दिन 3 दिन भी एक ऑरा आते हैं कि उसको ऐसा लगने शुरू हो जाते हैं कि आने वाला है। तो वातज अपस्मार में वो नहीं, विदाउट ऑरा होगा ही नहीं। और इमीडिएटली फ्री फ्रॉम सीजर्स आएंगे, थोड़ी देर आएंगे, एकदम से वापस वो कंडीशन में आएंगी, वो भी वातज है। और सीवियर फ्रॉथिंग मतलब जो पूरा बबल्स इस तरह का जो मुंह से जो आते हैं वो भी वातज है। और पेन एज एपिलोजेनेटिक मतलब जब बहुत भयंकर दर्द आएंगे अचानक, तब एपिलेप्सी आ रहा है, ऐसा पेशेंट्स भी होते हैं। जैसा कोई वो एपिलेप्सी पेशेंट है, लेकिन उसको एकदम से पाँव में कील लग गया तो उनको एपिलेप्सी अटैक आएंगे। या एकदम से ऐसा कोई दर्द आते हैं वो पेशेंट, फिर उसको एपिलेप्सी आ रहा है, वो वाले एपिलेप्सी भी वातज है। और अब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी, ये भी वातज के हैं। और टोनिंग, बिल्कुल ऐसा अकड़ाना मतलब वो एपिलेप्सी आते समय। विजुअल हैलुसिनेशन, कुछ भी चीज़ें ऐसा इमेजिन करना, इसे विजुअल हैलुसिनेशन।
नॉर्मली बाकी हमने सारा चिकित्सा निदान में विजुअल हाल्यूसिनेशन के पित्तज होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपस्मार में वो पित्तज नहीं है, वातज है। और एक होता है इमोशनल शॉक, या जब अगर नींद सोया नहीं है, जैसे जागृत करने से एपिलेप्सी आते हैं, वो भी वातज है। और जब सुबह उठते वक्त एकदम से अगर उसको आप उठाते हैं और उस समय एपिलेप्सी आते हैं कुछ केसेस में, वो भी वातज है। और एपिलेप्सी के एक एपिसोड के बाद सीवियर हेडेक होना, वो भी वातज होते हैं। और ऑडिटरी हैलुसिनेशन, विजुअल हैलुसिनेशन भी और ऑडिटरी हैलुसिनेशन भी, ये दोनों वातज है। तो वातज में कम से कम 11-12 मैंने आपको सिचुएशंस बताया है, ये सारा वातज के अंदर आते हैं। पाइतिक में 1-2 ही बता रहे। पाइतिक में जो है, एक है जो पाइतिक पित्त को बढ़ाने वाले कोई मेडिसिन लेते समय एपिलेप्सी बढ़ जाते हैं, वो पित्तज होता है। जैसा कोई हिंगोजादी दिया आपने, रस धातु का इम्पोर्टेंट है जो बता रहे यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने हिंगोजादी दिया और हिंगोजादी देने के बाद एकदम से एपिलेप्सी बढ़ गया, तो वहाँ पे समझना है कि ये पाइतिक अपस्मार है। और सनलाइट, धूप में चलते समय, धूप में ज़्यादा होते समय, या स्कूल में असेंबली में खड़ा होते समय वगैरह एपिलेप्सी आते हैं बच्चों को, वो भी पाइतिक अपस्मार के अंदर आते हैं। अभी कफज अपस्मार में ओक्यूरिंग ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोते समय सोते ही एपिलेप्सी आते हैं, नींद में एपिलेप्सी आते हैं। ये केसेस काफ़ी होते हैं, ये कफज होते हैं। और प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल, मतलब बहुत एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के बाद एपिलेप्सी का अटैक आते रहते हैं। जैसा एक बार आज आया तो फिर 6 महीने के बाद आएंगे, इस तरह का जो केसेस होते हैं वो कफज है। और गेटिंग कॉन्शियसनेस वेरी लेट, एक बार एपिलेप्सी आया और एपिलेप्सी के बाद वापस कॉन्शियस में आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसा लगता है एक स्टेट ऑफ एपिलेप्सी में चले जाते हैं। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो कफज में आते हैं। और एपिलेप्सी के एपिसोड के बाद बहुत भयंकर नींद आते हैं और सो जाते हैं, ऐसा केसेस भी कफज में आते हैं। और पोस्टिक्टल वोमिटिंग, मतलब एक कफावृद्ध प्राण का लक्षण है, प्राणवायु का लक्षण है, जो एपिलेप्सी के बाद वोमिटिंग करने के लिए आते हैं, वो भी कफज। और साल्वेशन, सलेवेशन, जो सलेवा जो आते हैं वो भी कफज है। और अनीमिया एसोसिएशन, अनीमिया, यहाँ पे पेशेंट को जो पांडु का लक्षण होते हैं पेशेंट का, वो भी कफज में आते हैं। कौन सा पांडु है वो? रक्त धातु में कफ दोष का प्रेडोमिनेंसी होते हैं वो। और क्रॉनिक, बहुत काफ़ी समय से होते हैं, वो भी कफज है। ये जो 3 जो है, ये 3 आपको इसमें केवल शुद्ध वाद, शुद्ध कफज नहीं मिलते, संसर्गज भी होते हैं। वाद कफज, ये कफ पाइतिक, इस तरह का कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, सिर्फ शुद्ध मिलना मुश्किल है। तो हम उसको वाद कफज, सबसे ज़्यादा जो होते हैं वाद कफज के लिए हम क्या कर सकते हैं? वाद कफज, ये आपको इस तरह का जो अभी आपको ये वादज पाइतिक कफज इसलिए बताया है। अभी आप लोगों को सोच सकते हैं, एक वाद कफज का पेशेंट आते समय भी और पाइतिक का पेशेंट आते समय भी आप फॉर एग्जाम्पल महापंचगव्य रुद्रम देना है या वहाँ पे कषायम देना है, रूक्षता बढ़ाना है, स्निग्धता बढ़ाना है, ये आपको चूज कर सकते हैं पेशेंट को। जैसा वाद कफज में आपको पंचगव्य घृतम यूज कर सकते हैं। और दशमूल गरुत्रयम कषायम नॉर्मली श्वासकाश में लोग देते हैं, लेकिन दशमूल गरुत्रयम कषायम में कफावृत प्राण वायु को भी सही करने के लिए सबसे बेस्ट ड्रग है दशमूल गरुत्रय कषायम। इसलिए वाद कफज में आपको दशमूल गरुत्रय कषायम भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। रसोनादि कषायम, रसोना या लशुना, ये जो है ये हमारा रस धातु को ठीक करने के लिए ब्यूटीफुल ड्रग है रसोनादि कषायम। और लहसुन और
मक्खन को मिला के पेशेंट को देने से, वचा और शहद मिला के पेशेंट को दे सकते हैं आपको। अग्निमंदा का पत्ते आपको लहसुन के साथ दे सकते हैं। और तक्रधारा, तक्रधारा एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट है अपस्मार में, क्योंकि वो रोगशज भी है। धूमन, धूमनम ये बहुत लोग हल्का लेते हैं अपस्मार में, लेकिन धूमनम से बढ़ के कोई ड्रग ही नहीं है अपस्मार में, क्योंकि स्रोधोशोधन के लिए धूमन ही बेस्ट होते हैं। वहाँ पे आपने वो फलम कषा, निम्बपत्र, हरिदगी, गुग्गल, जड़ामांझी, जो हमारे जड़ा जी की समझ बताई सके, जो 5 टके, इसके साथ आप एक धूप बना के पेशेंट को आप एक कमरे में बंद करके वो धूप उसको करके रखो, और पेशेंट और उसको पेरेंट्स को बोलो आप उसका अंदर ही सो जाओ। तो एक आधा घंटा 1 घंटा वो सोएंगे, उसको वो स्मोक मिलते रहेंगे, तो उनको ये स्रोधोशोधनम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और इस तरह के ट्रीटमेंट से पेशेंट को काफ़ी रिलीफ जल्दी मिलते हैं। बस यहाँ एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुआ आस्थमा पेशेंट को या ये करना नहीं चाहिए। और सिद्धार्थ का तैलम और सरसों का तेल और कोट्टम चुकादी तैलम अभ्यंग के लिए, और प्रथमन नस्यम वात कफ इसमें विशेष है, और वामन करना। वाद पैतिक में शिरोधारा, यहाँ पर तक्रधारा नहीं शिरोधारा, शदावरी क्षीरधारा, कल्याणकं घृतम, पंचगव्यं घृतम, पैशाचिक घृतम, ये भी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है कल्याणकं घृतम, कल्याणकं का कषायम भी आजकल मिलते हैं, तो आपको ये देखना है कि कल्याणकं घृतम यूज़ करना है या कल्याणकं कषायम यूज़ करना है, ठीक है। और कफपैतिक में रजन्यादि चूर्णम, पटोल मूलादि कषायम, बिल्वादि गुलिका, पाचनामृतम कषायम, मंडूर वटकम, मंडूर वटकम एसोसिएटेड विथ पांडु में मंडूर वटकम देना है। दशमूल क्षीरधारा विदाउट एनी ऑयल एप्लीकेशन, क्यों कफपैतिक है। यहाँ पे सामपित्त मतलब क्या है कि उष्ण से बढ़ने वाला आम, उष्ण से बढ़ने वाला आम है, तो वहाँ पे आपको, और अर्जुन गिलोय यूज़ कर वामन, आपको वामन करते समय यहाँ पे आपको गन्ने का जूस के साथ वामन करना अच्छा है। और वामन औषध के लिए मदन फल का सूक्ष्म चूर्ण बना के वो देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जितना भी वो सारे तिक्त भाजन का है, तिक्त भाजन करना है यहाँ पे। आप उष्ण भाजन करेंगे तो सामपित्त में आपको दिक्कत आएगी। तो दोष अपस्मार में हम काफ़ी ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाएंगे। कुछ मेडिसिन से उस समय भी हमको इफेक्ट आते हैं। वो है एक फलम कषाद्यम तैलम, और जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए एक बकरे का सिर का सूप है जो दवाई के साथ बना के 3 दिन लगातार उनको आपने एडमिट करके उसको बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट परहेज के साथ देंगे, तो किसी भी प्रकार का अपस्मार में, तो दोष अपस्मार में भी उसका रिजल्ट मिलते हैं। और जैसे पहले बताया तो अग्निमंद का पत्ते और लहसुन, ये भी त्रिदोष अपस्मार में रिजल्ट मिलते हैं। और पैशाचिक घृत भी रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ पर जो त्रिदोष अपस्मार में आपको रक्तमोक्ष, जिसे आपने सुश्रुत ने बताया, रक्तमोक्ष करते समय क्या है कि हनु में रक्तमोक्ष करने के लिए बोला है, शंख में करने के लिए बोला है, लेकिन हनु में रक्तमोक्ष करते समय इतना रिजल्ट मिला नहीं है। शंख में रक्तमोक्ष करने के 7 दिन में एक बार शंख मरम में, शंख प्रदेश में अगर आप रक्तमोक्षण करेंगे तो भी रिजल्ट मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो चाइल्डहुड माइग्रेन होते हैं, चाइल्डहुड माइग्रेन मतलब जो मॉडर्न साइंस उसको जो माइग्रेन डायग्नोसिस करते हैं, वो करने के लिए उसको क्या है मैटरनल हिस्ट्री, माँ को माइग्रेन होते हैं और बच्चों को भी इसका चाइल्डहुड माइग्रेन बोलते हैं। ऐसा पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे। और चाइल्डहुड माइग्रेन विथ एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेज, मतलब एक ACF बोलते हैं, जैसे बोलते ACS बोलते हैं एक्यूट, क्योंकि इसमें क्या है कि पेशेंट को, जो बच्चे को माइग्रेन होते हैं उसको हेडेक वगैरह नहीं आते, उसको इस तरह के एक तरह का एक एपिलेप्सी टाइप, एक सीजर्स टाइप आते हैं। और लेकिन वो मॉडर्न डायग्नोसिस में उसको माइग्रेन बोलते हैं उसको। और एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेज में क्या होती है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं
तो वो कहीं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा होके फिर एकदम से किचन में गया, वहाँ से कोई सब्जी लिया या कोई चाकू लिया और बैग में डाल दिया और स्कूल गया वापस, फिर वो एकदम से उसको वो भूल ही गया क्या मैंने क्या किया। तो इस तरह की जो चीज़ें वो अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेज होते हैं। तो और ये जो चाइल्डहुड माइग्रेन में इस तरह का जो अगर उसको स्मृति या बाई यहाँ पे भी आते हैं, तो यहाँ पे आप माइग्रेन को सूर्यावर्त में या इस तरह का सोच के उसको वहाँ पे मॉडर्न डायग्नोसिस में अगर माइग्रेन बताया है तो वहाँ पे आपने पत्या षडंगम देने से पेशेंट नहीं ठीक होंगे। वहाँ पे आपको करना है अपस्मार चिकित्सा है। और जो आफ्टर साइड इफेक्ट्स जैसे हमने बोला ट्रीटमेंट टू रिड्यूस आफ्टर साइड इफेक्ट्स, जो 4th कैटेगरी है, वहाँ पे हम रेगुलर रूटीन में उसको LFT कराना है और LFT करा के देखना है और उसी हिसाब से उसको हमने क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसी हिसाब से हम उसको करना है। और हो सकता है तो वहाँ पे हम रसायन चिकित्सा भी हमने वहाँ पे करना है। ये हम बस हमारा चिकित्सा का मैंने एक छोटी सी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप लोगों को बताया है। तो इसमें काफ़ी सारा चीज़ें हम जैसा डिस्कस कर नहीं पाया है, जैसा कि अपस्मार कायिक चिकित्सा में क्यों आ रहा है, अपस्मार क्यों एक मनोरोग इसका अंडर नहीं आ रहा है आयुर्वेद में, और अपतंत्र का अवदान और इसका कोरिलेट करके क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफ्रेंशिएट, इस तरह का काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अभी हर ऑडियो का रूप में अभी इतना बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया तो दोष उसमें हम जो करते हैं यहाँ पे हम करते हैं उसमें एक वजा तेल का नस्यम करते हैं, और जो बकरे का एक जो सूप जो है वो एक बहुत ट्रेडिशनल एक योग है जो हम यूज़ करते हैं अपस्मार, और कुछ टाइप का ग्लोमास वगैरह के लिए भी वो यूज़ करते हैं। और वो जो आपका अगर किसी को उसको बनाने का विधि और उसमें बनने वाला दवाई के बारे में वगैरह अगर आपको उसका जो विधि वगैरह चाहिए तो आप डॉक्टर सुमित्रा से बात करेंगे तो वो आप लोगों को दे देंगे। और एक उसको यहाँ पे एक मस्तिष्क अभियांजक लेह्यम नाम से एक दवाई बनाते हैं। इस तरह का त्रिदोष जो अपस्मार के लिए कुछ भी कोई चांस नहीं है, इस तरह का चीज़ के लिए हम इस तरह का वो करते हैं। उसमें जो अवलेह बनाते हैं उसमें भी बकरे का सिर वगैरह आते हैं, और उसको भी आप डॉक्टर सुमित्रा से संपर्क करेंगे तो वो आपको उसका सारा डिटेल्स आपको उन्होंने बता देंगे। और जो फर्स्ट जो हमने बताया था ये जो रजस्तमोप्य उपहत थे, जैसा उसमें हमने बताया कोई ट्रीटमेंट होते ही नहीं है खास, वहाँ पे जो कुछ आभिचार क्रिया होते हैं, कुछ मंत्र तंत्र विधि वगैरह होते हैं, लेकिन वो सारा चीज़ें क्या हैं कि हम यहाँ पे ऐसे एक ऑडियो के रूप में बोलना और उसको करना, वो एक साइंटिफिकली उसको प्रूव करना मुश्किल है। इसलिए हम वो एक अध्याय हमने यहाँ पे जानबूझकर बोला नहीं है। और आप लोग ये पूरा उसको सुन लीजिए। सुनने के बाद जो भी आप लोगों को जो डाउट्स आते हैं वो आप पूछ लीजिए। अगर मेरा नॉलेज का अंडर है तो मैं ज़रूर आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद। ओम सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपिणी सर्वाशाय समस्ताय शिवाय गुरुवे नमः। नमस्ते। कुछ लोग यहाँ पे अपस्मार के लिए मंत्र चिकित्सा, दिव्य भाषा चिकित्सा वगैरह पूछ रहा था। उन लोगों के लिए अपस्मार के लिए जो मंत्र कौन सा है ये बता रहा हूँ। वराही मंत्र या महावराही मंत्र, ये सिर्फ अपस्मार के लिए नहीं है, और भी इस तरह का बोधा, ग्रह बाधा, ये सभी चीज़ के लिए, गंधर्व आदि ये सारा बाधा के लिए भी। इसके अलावा और भी कोई दुष्क्रिया किसी ने आपके ऊपर करके फिर रोगी बन जाते हैं, उस वक्त कभी कभी कितना भी दवाइयाँ देंगे वो असर नहीं करते, तो उस कारण भी कुछ न कुछ ऐसा कोई मंत्र वगैरह करके कुछ खिलाया हो, उस कारण भी नहीं होते। तो उस ऐसा सभी चीज़ों के लिए आप लोगों के यहाँ पे 2 मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। जो भी इस तरह का ये चीज़ विश्वास है उनके लिए वो कर सकते हैं, और जिसको इस तरह का विश्वास नहीं है तो उनको ऑलरेडी दोष विचलन करके ट्रीटमेंट करने का बता ही दिया है। और हमारे बृहत्रयी में अष्टांग में वगैरह अपस्मार बोध बाध ग्रह में गिना नहीं है, लेकिन आरोग्य कल्पद्रुमन जैसा टेक्स्ट है उसमें दोषों का एनालाइज करने के बाद फिर वो बाधा का हिसाब से भी अपस्मार का वर्णन किया है। 18 तरह का, प्रथम द्वितीय इस तरह का कष्ट करके बता रहे हैं।
और वो अभी हम आरोग्य कल्पद्रुमम जब चर्चा करेंगे तो हम उसको बता देंगे। और आरोग्य कल्पद्रुमम में वराही मंत्र का भी वर्णन है और मंत्र वर्ग के उसमें नस्यों वगैरह करने का भी बता रहे हैं। तो वो हम जब आरोग्य कल्पद्रुमम चर्चा करेंगे तो उस समय हम उसको बता देंगे। जो वराही मंत्र है वो ये है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं अं नमो भगवति वर्ताली वर्ताली वराहि वराहि वराहमुखि वराहमुखि अंदे अंदिनि नमः जम्बे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तंभे स्तंभिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगदिजिह्वस्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्रयफट्। ये मंत्र आप जो भी ये मंत्र जब करते हैं वो अंदर से और बाहर से शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति ही ये मंत्र जब करे। और जो लोग ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं और भी कोई धर्म का लोग है और कुछ उनको और भी कोई मंत्र का अगर इंटरेस्ट है तो उनको वो मंत्र भी जब कर सकते हैं। दोनों मंत्र एक जैसा काम करने वाला मंत्र है। आपको जो रास्ते पे जाएंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और जितना पहले बताइए सारा बेनिफिट ये मंत्र से भी मिलेगा। वो नारियत स्वलात बोलते हैं, एक अरबिक मंत्र है। वो ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि स्वलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफरिजु बिहिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व स्वहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक। ये भी अंदर से और बाहर से जो भी शुद्ध है वही ये भी मंत्र भी जब करें। तो मंत्र जो भी है वहाँ पे आपका मन को शुद्ध करना और वातावरण को शुद्ध करने के लिए वो चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप लोग ये मंत्र इस तरह का आपस में भी और भी कहीं जगह आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।